नमस्कार। सेंटर फॉर एम्बिशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर हैं। आप आगरा कॉलेज पॉलिटिकल साइंस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में ये बड़ी गौरव की बात है, इस बार भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि चूंकि यह ऐतिहासिक अवसर है तो हर प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उसी क्रम में आज ये सेंटर फॉर एम्बिशन का समसामयिक मुद्दे पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें डॉक्टर वाजपेयी सर हमको G20 के बारे में विस्तार से बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा सर, चूंकि हमारे इस चैनल को, फेसबुक पेज को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तमाम छात्र छात्राएं देख रहे हैं इसको, तो मेरे कुछ प्रश्न है आपसे जिसपे मैं विस्तार से कुछ आंसर चाहूंगा ताकि बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो सर, ये G20 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, G20 सभी लोग जानते हैं कि यह विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें 19 तो देश हैं और 20वां एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि यूरोपियन यूनियन जैसे और भी संगठन हैं, जैसे सार्क है या आसियान है, SCO है, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया और इसको क्यों शामिल किया गया? उसका कारण ये है कि 99 से ही मास्ट्रिक्ट संधि के अंतर्गत जब ये बना था यूरोपियन यूनियन, तो इसको एक लीगल एंटिटी की संज्ञा दे दी गई थी। अर्थात यूरोपियन यूनियन एक संगठन नहीं, एक देश की तरह एक स्वतंत्र लीगल अस्तित्व है उसका, इसलिए 20वें सदस्य के रूप में उसे शामिल किया गया है। और इस कैलकुलेशन की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन हैं, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं GDP के आधार पर। जैसे आजकल कहते हैं कि इंडिया 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैसे ये 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। दूसरा जो पहलू आपके प्रश्न का है वो ये कि इसके उद्देश्य क्या है। देखिए कि G20 का कोई अपना संविधान नहीं है, कोई औपचारिक ढांचा नहीं है, तो कहीं इसके उद्देश्य लिखे हुए नहीं है। फिर भी हमें जानना चाहिए कि ये करता क्या है। इसकी गतिविधियों के आधार पर हम इसके उद्देश्यों का आकलन कर सकते हैं अब तक की। तो मुझे जो प्राइमरी 3 उद्देश्य दिखाई देते हैं इसके, जो ये गतिविधियां करते हैं, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ। नंबर 1 की विभिन्न देशों की जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना। का उद्देश्य क्या है? कोऑर्डिनेशन इसलिए करना कि ताकि विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और टिकाऊ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ये क्यों कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी? एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन में जो विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हुआ है या इंटरलिंक्ड हो गई हैं सप्लाई चेन के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, तो अब कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विश्व अर्थव्यवस्था के स्थायित्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। दूसरा उद्देश्य ये है कि कई बार आपने सुना होगा 2008 में या उसके पहले 1997 में विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ संकट आए। उस संकट में क्या हुआ कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय प्रणाली की साख को खतरा पैदा हो गया। तो G20 का प्रयास ये है कि जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है, फाइनेंशियल सिस्टम है, जहाँ बैंकों का लेन देन होता है, उनकी साख की बात होती है, तो वो ऐसी क्राइसिस दोबारा ना आए, इस हिसाब से रेगुलेट करना वित्तीय व्यवस्था को विश्व की, ये एक इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम कहते हैं, जिसमें ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, या और सारे बैंकिंग सिस्टम हैं जो देशों के मध्य व्यापार और इन्वेस्टमेंट को सुगम बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना ताकि वो विकास के अनुकूल हो। ये 3 इसके उद्देश्य हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं समझाना चाहूँ छात्रों को तो इसका मतलब ये है कि G20 जो फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कार्य। यू आर राइट। तो सर, इसी क्रम में मैं ये भी जानना चाहूंगा, मेरे छात्रों को आप बताएं कि G20 की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, G20 की स्थापना की पृष्ठभूमि में जैसे
उसके दूसरे उद्देश्य में नहीं था। यह विश्व अर्थव्यवस्था या विश्व के वित्तीय संकट का परिणाम है। हुआ ये कि 1997 में एशियन टाइगर होते थे। एशियन टाइगर कंट्री जो है, एशिया के 4 बड़े देश थे जिन्हें एशियन टाइगर कहा जाता था, इसलिए कि बहुत फास्ट डेवलप कर रहे थे। तो ये देश थे ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया। तो इन देशों में वित्तीय संकट आया 97 में। लेकिन वित्तीय संकट तो पहले भी आए होंगे, अब क्या जरूरत पड़ी कि विश्व स्तर, क्योंकि ये इनकी अर्थव्यवस्थाएं विश्व की अर्थव्यवस्था से लिंक्ड थी, तो उस संकट का प्रभाव पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में पड़ा। इसके पहले क्या था कि इस तरह से संकटों से निपटने के लिए 1976 में एक संस्था बनाई गई थी, G7, जो आज भी है। तो वो एक काम कर लेते थे। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, जब वैश्वीकरण आ गया, तो वैश्वीकरण के आने के बाद क्या हुआ कि विश्व में अर्थव्यवस्था का केंद्र यूरोप से हटकर एशिया की तरफ आने लगा, क्योंकि ये अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ने लगी। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि बिना इनके सहयोग के अब किसी भी वित्तीय संकट को या अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर कोऑर्डिनेशन नहीं किया जा सकता। तो उसमें हुआ क्या कि G7 ने एक बैठक बुलाई 1999 में, इस जो वित्तीय संकट था एशियन टाइगर का, और उसमें उन्होंने 20 बड़े देशों को इनको बुला लिया कि भाई ये मामला अब G7 के रेंज का नहीं है। और ये बैठक 99 में बर्लिन, जर्मनी में संपन्न हुई। उसमें भारत इसका संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया भारत ने। और ये बैठकें तब से चलने लगी। हुआ ये कि 2008 में एक और बड़ा वित्तीय संकट आ गया, वैश्विक वित्तीय संकट, जो अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली को लेकर शुरू हुआ। उस वित्तीय संकट में अब ये समस्या हुई कि क्विक डिसीजन की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, G20 के देशों ने, कि अभी तक क्या था कि 99 से लेकर 2007 तक इनके वित्तीय मंत्री और जो इनके सेंट्रल बैंक है, उनके गवर्नर्स इसमें भाग लेते थे। अब चूंकि बड़े स्तर पर डिसीजन की जरूरत पड़ी, संकट भी बड़ा था, तो 2008 में पहली बार वाशिंगटन में ये जितने भी देशों के प्रधानमंत्री या जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, जैसे देशों के मुखिया, उनकी बैठक बुलाई गई। और यही पहली समिट थी G20 की। और G20 की समिट यहाँ से शुरू होती है 8, 9, 10, यानी कि 2 साल तक ये समिट हर 6 महीने में होती थी, क्योंकि 2008 का संकट बहुत व्यापक संकट था। और 2011 के बाद ये समिट एनुअल बेस पे हो रही है, जो आज 18वीं समिट होने जा रही है। बहुत अच्छा। इसी क्रम में सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि G20 का जो संगठन है, ये काम कैसे करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है? ओके, G20 का मैंने जैसे बताया आपको पहले, कोई औपचारिक संगठन नहीं है, न इसका कोई संविधान है। जैसे आपने सार्क के बारे में पढ़ा होगा कि उसका सचिवालय है, काठमांडू में है, उसका स्टाफ है जो काम करते हैं। इसको काम करने के लिए एक ये जो है जो 3 देशों का संगठन होता है, ट्रॉइका। तो ट्रॉइका में वो देश शामिल होता है जो उस समय अध्यक्ष होता है, जैसे भारत है। इसके पहले जिसने सम्मेलन कराया इंडोनेशिया, और इसके आगे जो सम्मेलन कराएगा ब्राजील में, उदाहरण दे रहा हूँ। तो ट्रॉइका में 3 देश शामिल हो गए। तो ये क्या करते हैं कि अब इंडिया के ये तीनों देश मिलके इंडोनेशिया में जो फैसले हुए 2022 में, उनको लागू करेंगे और उनको गति प्रदान करेंगे। और जरूरत पड़ेंगे तो ये और लोगों की बैठक या अधिकारियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि इन्होंने ट्रैक बना रखे हैं अपने। ट्रैक का मतलब है कि नेगोशिएशंस के ट्रैक की किन, जब मीटिंग होगी तो किन चीज़ों पे बात करेंगे, तो पहले से तय है वो ट्रैक। वैसे तो 4 ट्रैक है, लेकिन 2 ट्रैक मुख्य हैं। एक है फाइनेंशियल ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक वही है जिसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और वित्त मंत्री भाग लेते हैं, और जो शुरू से चला आ रहा है। इसमें विश्व की वित्तीय समस्याओं की चर्चा की जाती है, ठीक है। दूसरा है शेरपा ट्रैक। अब मैं शेरपा के बारे में भी बताऊंगा। शेरपा ट्रैक में क्या है कि ये जो और मुद्दे होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स है, टेररिज्म है, फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी, ये शेरपा ट्रैक में तय होते हैं। तीसरा ट्रैक है एनजीओ भी भाग लेते हैं G20 की बैठक में। और चौथा ट्रैक है जो कंट्री किसी सम्मेलन का आयोजन करता है तो वो कुछ गेस्ट देशों को इनवाइट करता है। जैसे इंडिया इस बार 9 देशों को इनवाइट कर रहा है, साउथ एशिया से बांग्लादेश को इनवाइट किया जा रहा है। तो इनके अपने मुद्दे होते हैं जो, तो उन पर डिस्कशन होता है। तो ये 4 ट्रैक हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं,
मुख्य ट्रैक दो ही हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। इन्हीं के माध्यम से अपनी बातचीत को संपन्न करते हैं और ट्रॉइका के माध्यम से उन निर्णयों को लागू करते हैं। तो अक्सर सर G20 में ट्रॉइका और शेरपा का ज्यादा यूज किया जाता है जी। तो उस पर थोड़ा सा और डिटेल सा थोड़ा मतलब ट्रॉइका हाँ, क्या है हाँ। और शेरपा क्या हुआ? ट्रॉइका मैंने बताया कि ये 3 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें पहला देश वो शामिल है जहां सम्मेलन हो रहा है इस साल, जैसे इंडिया में 2023 से शामिल है। उसके आगे जो कराएगा ब्राजील कराएगा तो वो शामिल है, और जिसने पिछला कराया था। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो उसके निर्णय हैं उनको लागू करना और कोऑर्डिनेट करना उसके इम्प्लीमेंटेशन में। ये तो ट्रॉइका का काम हो गया। शेरपा क्या है? हर देश G20 के हर देश का नामित करता है एक अपना प्रशासनिक अधिकारी, शीर्ष व्यक्ति, जो प्रशासनिक स्तर पे उनको, क्योंकि लागू करने के लिए तो प्रशासन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। जैसे अभी हमारे यहाँ पे शेरपा नियुक्त किए गए हैं जो नीति आयोग के हैं, हाँ अध्यक्ष नहीं, वो उसके कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत, वो शेरपा है। ऐसे हर देश 20 शेरपा होंगे। तो शेरपा क्या है कि जब जो उस ऊपर फैसला होंगे उनको निचले स्तर तक ले जाएंगे और उनको उनकी बैठकें भी टाइम जैसे अभी इंडिया ने दिसंबर में ही सारे शेरपा की बैठक कर ली, तो अपना वो एजेंडा तय करेंगे कि जो अगली बैठक है उसमें क्या होगा और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। हर तरह की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर शेरपा करते हैं। शेरपा की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि इनका अपना, मैं बता रहा हूँ बार बार, संगठन नहीं है कोई, यही जो भी कुछ मान लीजिए अनौपचारिक समूह है शेरपा का जो इसको लागू करता है। चूंकि कोई सेक्रेटरिएट नहीं है तो सेक्रेटरिएट के एब्सेंस में हर देश का, राष्ट्र का एक नामित व्यक्ति जिसको शेरपा कहा जाता है जी। और वो जो योजनाएं या जो कुछ भी तय हुआ है संगठन में उनको लागू करने का काम नीचे, हाँ, इसको ये लोग अपनी बैठक में ये भी तय करते हैं। इनका एक ट्रैक में मैंने बताया था ना अभी कि नेगोशिएशन में शेरपा ट्रैक है। तो जो ये अभी 4-6 महीने में तय करेंगे वो सितंबर की जो समिट आ रही है वहां वो डिस्कस करेंगे। यहाँ लेकिन शर्त ये है कि वो नॉन फाइनेंशियल इशूज होंगे, क्योंकि वो तो पहले ट्रैक में कवर हो गए, दूसरे इशूज यहाँ कवर किए जाएंगे। तो अगला प्रश्न सर इसी क्रम में मेरा ये है कि वर्तमान संदर्भ में जो G20 की बैठक होने जा रही है, इनकी इस बैठक की प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? देखिए, ये क्या है कि ये इनकी प्राथमिकताएं तय होती हैं जो उस समय की विश्व की चुनौतियां हैं। अब जैसे यूक्रेन युद्ध हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये तो इनकी प्राथमिकता में शामिल है ही है। अब यूक्रेन युद्ध की वजह से जैसे प्रॉब्लम आ गई फूड क्राइसिस की, ये फूड सिक्योरिटी की चैलेंजेज आ रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के चैलेंजेज आ रहे हैं, और ये कोविड महामारी है, उसकी सप्लाई चेन की मतलब सबको वो दवा मिल जाए समय से, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही रहे। कर प्रणाली है, जैसे कर वंचना करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, ये वर्तमान समय में G20 की प्राथमिकताओं में इनको शामिल किया गया है। बहुत अच्छा। जैसा सर मैंने शुरू में कहा था कि ये भारत के लिए बड़ा गौरव का और ऐतिहासिक विषय है कि भारत को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला। लेकिन चूंकि जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, सबको कभी ना कभी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है, तो भारत के लिए ऐतिहासिक कैसे माना जाएगा? ये भारत के लिए ये ऐतिहासिक इस सेंस में माना जाएगा कि वैसे आपकी बात सही है कि हर देश को मौका मिलना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो रहा है। इंडोनेशिया का हुआ, इंडिया का हो रहा है, लेकिन हर देश को मौका तुरंत नहीं मिलता, 20 साल बाद मिलता है। तो पहली बात तो यही है कि मौका 20 साल बाद मिलना है, तो कोई चीज़ 20 साल वाली बाद होनी है तो रेयर ओकेजन है। नंबर 2, इंडिया की 2 और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और सारे स्कॉलर्स कह रहे हैं। नंबर 1 है कि इंडिया केवल G20 का मेंबर नहीं, ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। मतलब उसमें इंडिया की से चाहे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस हो, WTO हो, उनको एजेंडा तय करने में, उसके प्रस्तावों को पारित कराने में अपनी श्रेय रहती है। तो इंडिया की एक से है, उसका वजूद है। तो इसकी वजह से अगर इंडिया को मौका मिला है तो ये एक ऐतिहासिक रहेगा। तीसरी चीज़ है कि इंडिया, आपने देखा होगा कि सभी मंचों पर विकासशील देशों, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी समस्याओं को उठाता रहता है। उनकी समस्याओं को उठाने के उद्देश्य से जो इसी से जुड़ी हुई बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रॉइका में 3 देश डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। तो अब इनके एजेंडा पे रिएक्शन वो लोग देंगे। अभी तक विकसित देशों के एजेंडा पे डेवलपिंग कंट्रीज देते थे। तो इंडिया को एक मौका मिला है कि अपनी जो बात कहता था, उसका प्रभाव था, उसको सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातों को एजेंडा में शामिल करवा सके वो।
और दूसरी बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो ट्रेड है, डेवलपमेंट है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में, उस बात को वो आगे अपने बात को आगे बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच सर। निश्चित रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक मौका है हमारे लिए, और इसी क्रम में मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि बहुत बढ़ चढ़ करके G20 पर चर्चा करिए, G20 को पढ़िए, उनके मुद्दों को समझिए और क्या सरकार को और करना चाहिए। जब आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, अपने जूनियर्स को बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए, अपने टीचर से डिस्कस करिए, और G20 के इस कार्यक्रम को, जो भारत को ऐतिहासिक अध्यक्षता मिली, उसको सफल बनाने में हम सब लोगों का सहयोग करिए। मैं अमित सिंह, सेंटर फॉर एम्बिशन से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।